नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है वो शो जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मैं हूं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हूं। एक बड़े ऐलान का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पर क्या कहेंगे इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने सिर्फ अपनी महानता की गाथा सुनाई है। पूरी दुनिया को मैं हूं की गाथा सुनाई। आज आपको बताऊंगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का ही बखान किया। वहीं इसी के साथ आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, नाटो के किंग पुतिन, क्या ये होने वाला है? क्या नाटो बिखर कर खत्म होने वाला है? कम से कम डोनाल्ड ट्रंप तो यही संकेत दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन संकेतों का फायदा क्या रूस में बैठे राष्ट्रपति पुतिन उठाने वाले हैं? क्या नाटो के किंग पुतिन बन सकते हैं? आज इस पर भी बात होगी। और इसी के साथ जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, तेल सस्ता होने वाला है क्या? एक बहुत बड़ी बैठक जिस दौरान मैं आपको ये खबरें दिखा रही हूं, उस दौरान 40 देशों की बैठक चल रही है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बैठक चल रही है, यानी कि वो रास्ता जहां से तेल के टैंकर होकर भारत पहुंचते हैं, गैस के टैंकर पहुंचते हैं। तो क्या तेल सस्ता होने वाला है? आज ये भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं एक ऐसी तस्वीर जो रूस से आई है, जो इस युद्ध में एक बड़ी तस्वीर बनकर उभर सकती है। रूस ने कैसे एक परमाणु ड्रिल की है, इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर दिखा रही हूं। रूस के साइबेरिया में इस न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग हुई है और एक ऐसे समय पर यह टेस्ट हुआ है जब दुनिया में एक युद्ध चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की घोषणा नहीं की है, उस दौरान रूस ने यह परमाणु ड्रिल की है। इसे दिखाइए। तो रूस ने एक तरफ परमाणु ड्रिल की है, वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि कैसे इजराइल ने इस्फहान में इजराइल के हवाई हमलों के बाद लगातार ब्लास्ट होते रहे। उसकी एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर आई है, वो आपको दिखा रही हूं। इस्फहान में इजराइल के हवाई हमलों के बाद लगातार ब्लास्ट हुए, 5.5 मिनट तक बारूदी ज्वालामुखी फटता रहा। ये तस्वीर देख लीजिए, दूर दूर तक धमाके सुनाई देते रहे। इजराइल का अनुमान है कि इस हमले में कम से कम 150 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हुई। तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, इजराइल का अनुमान है कि इस हमले में कम से कम 150 बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म हो गई। आज सुबह ही अनुमान लगाया गया था कि ईरान के पास अभी भी 300 से 400 मिसाइलें बची हुई हैं। अब अगर उनमें से भी कुछ नष्ट हो चुकी हैं तो सोचिए ईरान के पास अब कितनी मिसाइलें बची हैं, उनमें से कितनी वो इजराइल पर दागेगा और कितनी दागेगा बाकी अमेरिकी बेसिस पर, क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया दुनिया के सामने आकर कि युद्ध खत्म करने की मंशा नहीं है उनकी, लेकिन ये युद्ध पर ऐलान से कम डोनाल्ड ट्रंप के खुद पर ऐलान ज्यादा लगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. पूरी दुनिया
इंतजार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अमेरिका के लोगों को संबोधित करेंगे और शायद युद्ध खत्म करने की बात करेंगे। वो शायद इस युद्ध में डील की बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने ग्रेट यानी महान होने की गाथा सुनाई। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड द ग्रेट का ये फ्लॉप शो था। वो ये बताने आए थे कि अपुनिच भगवान यानी मैं ही भगवान हूं, मैं ही महान हूं। आपको सबसे पहले बताती हूं डोनाल्ड ट्रंप का वन मैन शो कैसे आज रहा, क्योंकि हमेशा की तरह ट्रंप आज भी खुद की ही तारीफ करते हुए सुनाई दी। उनकी बातों से ऐसा लगा कि दुनिया में उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग लगी है, तबाही मच रही है, दूसरी तरफ ट्रंप जिनको लेकर आज उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। दुनिया को लगा था कि कोई गुड न्यूज आएगी, वाकई में लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। वो आज व्हाइट हाउस में आए और खुद की विजय गाथा शुरू कर दी। ट्रंप ने अपनी तारीफ में क्या क्या कहा वो आपको दिखाती हूं। आपको बताऊंगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी महान गाथा सुनाई। ट्रंप ने आज पूरी दुनिया को बताया आई मी और माई सेल्फ, यानी मैं और सिर्फ मैं हूं। उन्होंने सबको बताया, क्योंकि जिन वाक्यों का और जिन सेंटेंसेस का उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें सिर्फ खुद की महानता का बखान था। उन्होंने कहा मैं सबको बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा मैंने वो किया जो किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है, मैंने वो साहस दिखाया जो दूसरों में नहीं था, मेरे शासन में मैंने किया, मैंने दिखाया। यही शब्दों का इस्तेमाल वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे। मेरे शासन में अमेरिका जीत रहा है, पहले से कई बड़ी जीत मैंने दर्ज कर ली है, जो काम कोई नहीं कर सका वो मैंने हफ्तों में कर दिया है, लोग अब मुझे राजा कहने लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस ब्रीफिंग में, उस राष्ट्र के नाम संबोधन में जिसमें दुनिया इंतजार कर रही थी युद्ध खत्म होने के घोषणा का, जिसमें दुनिया इंतजार कर रही थी किसी डील की घोषणा का। अब ये तो इस भाषण का आई मी और माई सेल्फ चैप्टर था, लेकिन जिसको लेकर दुनिया की इस भाषण पर निगाह थी, यानी लोग सोच रहे थे कि ट्रंप युद्ध का ऐलान करेंगे। ट्रंप पहले से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते थे, जो जानकारी देते थे, वही उन्होंने आज बोल दिया। ट्रंप ने क्या कहा आज जब वो लोगों के सामने आए? ट्रंप ने कहा ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता मैंने खत्म कर दी है, ईरान की नेवी सेना हमारे कंट्रोल में है। अब इनमें से कौन सी ऐसी बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नहीं कही थी? उनके सभी बड़े नेता मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ईरान ने अपने 45,000 लोगों की हत्या कर दी है, ईरान को परमाणु ताकत हम नहीं बनने देंगे। ये सारी वही बातें हैं जो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे थे। तो जब राष्ट्र के नाम संबोधन था तो नया क्या था, मैं वही आज आपको बताने जा रही हूं। ये एक महान गाथा डोनाल्ड ट्रंप की सुनाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा समझौता तो नहीं हुआ है, और समझौता नहीं हुआ तो हम तबाह कर देंगे। जिन्हें हॉर्मुज से तेल चाहिए वो उसकी रक्षा करे जाकर। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, सऊदी और बहरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब बातें उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कही। लेकिन ट्रंप ने इस भाषण में वो नहीं बताया जो पूरी दुनिया सुनना चाहती। आखिर ये जंग कब खत्म होगी? लगभग 19 मिनट के इस भाषण में जवाब कम थे, कंफ्यूजन बढ़ाने वाले बयान ज्यादा थे। अब ये मैं क्यों कह रही हूं ये भी जरा समझ लीजिए, समझिए। उनके बयान आपको सुनवाती हूं और दिखाती हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल गई है, हम जीत गए। और उसी के थोड़ी देर बाद वो कह रहे थे अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। तो अगर जीत हासिल हो गई तो इस हमले की जरूरत क्या है? अब एक और उनका वाक्य आपको बताती हूं जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई, लेकिन उसी पल उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को जल्द हासिल कर लेगा। तो अगर सब कुछ ईरान में खत्म कर दिया तो कौन से सैन्य लक्ष्य बचे हैं? उन्होंने फिर कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। अब यह भी वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। और एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा। अब इन दोनों बयानों का जो विरोधाभास है वो समझिए। हॉर्मुज की जिम्मेदारी दूसरे ले, अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज नहीं खुला तो कोई समझौता नहीं है, 2-3 हफ्ते और सबसे भीषण हमला करूंगा। तो ये विरोधाभास
कंफ्यूजन इन चीफ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पल पल बदलते हैं और उनके बयानों से क्या कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग कर रहा है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा ईरान से समझौते की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि अमेरिका के कंफ्यूजन इन चीफ चाहते क्या हैं। सुनिए जरा कैसे आज भी ट्रंप कंफ्यूजन ही फैला रहे हैं। Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Lead all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back. ट्रंप के कंफ्यूजन के पीछे कई वजह है, क्योंकि उनको डर है कि वो इस युद्ध की वजह से जो उन्होंने ईरान पर थोपा है इसको लेकर फंस सकते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग तो कम हो ही रही है। अब अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख चुके हैं। यही वजह है कि इन प्रदर्शनों को रोकने और बढ़ती महंगाई से परेशान अमेरिकियों को सफाई देने के लिए ट्रंप को सामने आना पड़ा। Did what no other president was willing to do. And made it the hottest country anywhere in the world by far. They made mistakes and I am correcting them. खाड़ी देशों में बारूदी धुआं उठ रहा है। दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है। लोगों के ऊपर महंगाई के बादल गरज रहे हैं। लेकिन इन हालात में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक अलग ही शो चल रहा था। एक ऐसा शो जहां हीरो भी ट्रंप थे, तारीफ भी ट्रंप की हो रही थी और ताली बजाने वाले हाथ भी ट्रंप के थे। जब दुनिया उम्मीद कर रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप शांति की बात करेंगे, तब ट्रंप ने 19 मिनट तक एक ही राग अलापा, आई, मी एंड माई सेल्फ। ट्रंप ने खुद को एक ऐसा कमांडर बताया जिसने वो कर दिखाया जो पिछले 50 साल में कोई नहीं कर सका। Did what no other president was willing to do. मैंने वो किया है जो कोई और राष्ट्रपति करने को तैयार नहीं था। उन्होंने गलतियां की और मैं उन्हें सुधार रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति का मार्ग रही है। फिर भी शासन ने परमाणु हथियारों की अपनी खोज जारी रखी। इसी कारण जून में मैंने ईरान के प्रमुख परमाणु संयंत्रों पर हमले और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का आदेश दिया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ट्रंप के इस भाषण में कोई नया ऐलान नहीं था, बल्कि वही बातें थी जो ट्रंप करते आए हैं। सवाल उठता है कि जो बातें ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसके बाद व्हाइट हाउस में संबोधन की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का यह भाषण मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के घर में चल रहे गृह युद्ध की आग को बुझाने के लिए था। ट्रंप अपने खिलाफ बढ़ते गुस्से और लोगों को सड़कों पर उतरने से रोकना चाहते थे। यही वजह है कि ट्रंप को सफाई देनी पड़ी कि ये युद्ध जरूरी क्यों है। हर अमेरिकी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब हम ईरानी आक्रामकता की बुराई और परमाणु ब्लैकमेल के खतरे से मुक्त हो जाएंगे। हमने जो कदम उठाए हैं उनके कारण हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के खतरे को समाप्त करने की कगार पर है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया देख रही है और जब हम ऐसा कर पाएंगे, जब ये सब समाप्त हो जाएगा, तो अमेरिका पहले से ज्यादा सुरक्षित, मजबूत, समृद्ध और महान होगा। अब एक तरफ तो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत घर लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ द ग्रेट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनसे बेहतर कमांडर कोई पैदा नहीं हुआ। दावा कर रहे हैं कि ईरान को उन्होंने घुटनों पर ला दिया। ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है। उनकी वायुसेना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उनके नेता, जिनमें से ज्यादातर उनके नेतृत्व वाले आतंकवादी शासन के सदस्य थे, अब मर चुके हैं। IRGC पर उनका नियंत्रण और कमान तेजी से खत्म हो रही है।
मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता बुरी तरह कम हो गई है। उनके हथियार कारखाने और रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो रहे हैं। अब उनमें से बहुत कम बचे हैं। युद्ध के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी दुश्मन को कुछ ही हफ्तों में इतने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा हो। अब सवाल है कि जब ट्रंप ने ईरान को तबाह कर ही दिया है तो वो क्यों नहीं बोला जो दुनिया सुनना चाहती थी? क्यों इस युद्ध पर विराम नहीं लगाया? क्यों केवल अमेरिकियों को ये समझाया कि ये युद्ध उनके लिए कितना जरूरी है? क्यों इस बात पर जोर दिया कि जो ट्रंप कर रहे हैं वही सही है? क्या व्हाइट हाउस में हुए इस वन मैन शो के पीछे केवल और केवल विरोध को शांत करने की रणनीति थी, या फिर ट्रंप खुद को महान बताकर युद्ध में हुए नुकसान को जायज ठहराना चाहते थे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Thank you very much. और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो एक खबर आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, पश्चिमी ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान की राजधानी को करज शहर से जोड़ने वाला जो पुल है उस पर हमला किया गया है। अब ये ब्रिज पर बमबारी की गई है, पुल तबाह हो गया है। इजराइल के हमले में बीच से पुल टूट गया है। जरा तस्वीर दिखाइए। ये पुल पूरी तरह से टूट गया है। तेहरान कराच को जोड़ने वाला क्षतिग्रस्त हुआ है ये पुल, और ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स पर भी इसका बड़ा असर है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन युद्ध खत्म तस्वीरों में तो कम से कम होता नहीं दिख रहा है। एक पुल देखिए आप, कैसे वो पूरी तरह से बीच से तोड़ दिया। ये सप्लाई चेन तोड़ने के लिए, देखिए दूर से आप देखेंगे पुल बीच में से टूट चुका है। अब इसका मतलब ये कि सप्लाई चेन तोड़ दीजिए, इधर से उधर सामान ना जा सके, हथियार ना जा सके। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, आवाजाही रोकी गई, इलाके में बिजली गुल हो गई है। अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थम जाती है। अब ये तस्वीरें आ रही है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और ये हमले इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इजराइल पर कल जो बीती रात हमला हुआ उससे राजधानी में ऐसा हमला किया कि वहां पानी की पाइपलाइन फट गई। घरों में अब पानी नहीं आ पा रहा है। सोचिए युद्ध के हालात कितने विभीषण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रंप खुद को महान राष्ट्रपति बता रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया क्योंकि उनकी प्रेस ब्रीफिंग में लगातार देश के नाम संबोधन में आई मी माई सेल्फ था। वो अपनी महानता की गाथा बता रहे थे, लेकिन सिर्फ ट्रंप ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग भी तो यही कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें ईश्वर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ईस्टर के कार्यक्रम में उन्हें छूकर प्रार्थना की गई। ये तस्वीर देखिए जरा। ट्रंप की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई, और इसके बाद वहां की जो पास्टर थी उन्होंने तुलना जीसस क्राइस्ट से कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को जीसस क्राइस्ट बता दिया। And that every decision that is upon President Trump's shoulders, he will make them in your righteousness. We declare Psalm 32. And Mr. President, no one has paid the price. किसी ने भी इतनी कीमत नहीं चुकाई है जितनी आपने चुकाई है। इसकी कीमत लगभग आपकी जान ले लेती। आपको धोखा दिया गया, गिरफ्तार किया गया और झूठे आरोप लगाए गए। ये एक जाना पहचाना सिलसिला है जो हमारे प्रभु ने हमें दिखाया, लेकिन उनके लिए यह यहीं समाप्त नहीं हुआ, और आपके लिए भी ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। ईश्वर की हमेशा एक योजना थी। वे पुनर्जीवित हुए, उन्होंने बुराई को पराजित किया। तो ईरान पर धुआंधार हमले के शुरुआती दिनों में आपको याद है, अब एक तरफ उन्हें जीसस क्राइस्ट बताया जा रहा है, और उस समय की तस्वीर भी याद कर लीजिए। 6 जनवरी को व्हाइट हाउस में खास प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खास प्रार्थना की गई थी। ये देखिए, वो तस्वीर याद करिए। इस मौके पर भी ट्रंप की तुलना जीसस क्राइस्ट से करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब वो इतना स्पष्ट नहीं था जितना इस बार तो सीधे कह दिया गया कि आपने जीसस क्राइस्ट की तरह ही, यानी ईसा मसीह की तरह कुर्बानी दी है। तो सीधे ट्रंप को ईसा मसीह बता दिया गया, और ये तस्वीर याद कर लीजिए। उस समय भी उनको छूकर उनके लिए प्रार्थना की गई और उनके पुनर्जीवित होने की बात की गई। अब ट्रंप की आध्यात्मिक सलाहकार पॉला वाइट का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तुलना जीसस से सीधे कर रहा है। ईसा मसीह ने धोखा, झूठे आरोपों का सामना किया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी उसी रास्ते पर। जून 2024 में रिपब्लिकन सांसद ने भी ऐसा ही बयान दिया था। बार बार ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को भगवान बताने की कोशिश करते हैं। रैली के दौरान कहा था कि जैसा ईसा मसीह को प्रताड़ित किया, वैसे ही ट्रंप को भी राजनीतिक रूप से निशाना बनाया। एक हॉलीवुड अभिनेता ने वीडियो में दावा किया था ट्रंप को मसीह की तरह नष्ट किया जा रहा है, ईसा मसीह की तरह। रैलियों में ट्रंप को ईश्वर द्वारा चुना हुआ बताया गया बार बार, और
अब एक बार फिर से सीधे रूप से कह दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो भगवान ही हैं। तो सोचिए, और ये सब हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, खुद को शायद भगवान मान चुके हैं और इसीलिए अब पूरी दुनिया का भविष्य वो ही तय करने में लगे हुए हैं। लेकिन असली सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की महान गाथा, लेकिन ये महानता कैसे सब पर भारी पड़ गई, इस महानता की असली सच्चाई भी आज आपको दिखाऊंगा। युद्ध में उतरकर दुनिया पर महंगाई बम किसने फोड़ा? डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा। आज 25 मिनट में 52 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया और दुनिया के बाजार इंतजार कर रहे थे कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध खत्म होने की घोषणा उन्होंने नहीं की। लगभग 95 देशों ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की। चीन ने फ्यूल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी। अलग अलग देशों का हाल बता रही हूं। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रपति खुद को भगवान समझकर बैठे हैं, एक राष्ट्रपति खुद को महान कहते हैं। श्रीलंका में बुधवार को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सब में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि सब कुछ चल नहीं पा रहा है। कई देशों में एलपीजी की कमी की खबर है। आप जानते हैं भारत में भी कैसे गैस को लेकर कालाबाजारी चल रही। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में अचानक उछाल आया। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से कहीं ऊपर पहुंच गई है। ये सब कुछ महानता की असली सच्चाई बताता है। लेकिन सिर्फ महंगाई की मार नहीं, इस महानता का एक चैप्टर उनकी दादागिरी भी। अमेरिका ने दुनिया में दादागिरी का भी नया अध्याय लिखा है। कई देशों पर अपने फायदे के लिए टैरिफ बम फोड़ा है। आप जानते हैं टैरिफ को लेकर भारत के साथ भी किस तरह के रिश्ते ऊपर नीचे हुए। उधर वेनेजुएला में कैसे अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति को अगवा कर लिया था, वो सब आपने देखा। मदुरो को कैसे उनके घर से उठा लिया गया। युद्ध रोकने की बात करते हुए सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उनकी महानता की असली सच्चाई ये है। खमनई को भी मारा, मदुरो को उठा लिया और दुनिया पर सबसे बड़ा महंगाई बम फोड़ दिया। ट्रंप तो ट्रंप है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की बात नहीं कही, लेकिन उधर ईरान ने भी कह दिया है कि हमारी क्षमताओं को अमेरिका जानता नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की तस्वीरों को देखिए। ईरान ने आज मिसाइल हमले का 90वां चरण लॉन्च किया है। लगातार लॉन्च कर रहा है और इसी का एक और हमला आपको दिखाती हूं। ईरान ने अब बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। ईरान कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, युद्ध खत्म करें, शुरू करें, हमारे हमले जारी रहेंगे, हम कोई डील नहीं कर रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला देखिए। उधर आपको यह भी दिखाती हूं कि इरबिल में, इराक में कैसे हमला किया है। वहां पर भी मिसाइल गिराई गई है, यह भी देख लीजिए। तब आप सोचिए, युद्ध रोकने की बात कर सत्ता में आने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ बैठे हैं और इसके बाद भी वो अपनी महानता का ढिंडोरा पीट रहे हैं, खुद को भगवान भी मान रहे हैं, सबसे महान भी मान रहे हैं। लेकिन वॉर फ्रंट हो या डिप्लोमेसी का मंच, ट्रंप दोनों जगह मुंह की खाते दिखाई पड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को उस व्यक्ति को मसीहा मानना पड़ेगा जिसको वो सबसे बड़े विलन कहते आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ट्रंप बुचर यानी कसाई, किलर यानी हत्यारा और क्रूअल यानी क्रूर जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन ईरान युद्ध में क्या वही पुतिन अब शांति दूत की भूमिका निभाने वाले हैं? अब ये डोनाल्ड ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कना जैसा होगा। लेकिन अमेरिका जिस युद्ध को बमों और मिसाइलों की बौछार के बाद भी खत्म नहीं कर पा रहा है, क्या उसे पुतिन की मध्यस्थता खत्म करवा देगी? इस पर रूस ने बड़ा बयान दिया है, आज वही आपको बता रही हूं। यूएस ईरान युद्ध में मध्यस्थता पर रूस का बहुत बड़ा बयान आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस शांति में योगदान देने के लिए तैयार है। अब सोचिए, जिसके खिलाफ अमेरिका ने बढ़कर सबसे बड़ा युद्ध छेड़ा, यूक्रेन की मदद की, अब वो अमेरिका की मदद के लिए आगे आना चाह रहे हैं। ये जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं तो क्या है।
राष्ट्रपति पुतिन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, यह भी क्रेमलिन ने कहा है। रूसी मध्यस्थता पर ईरान ने भी बड़ा बयान दिया है। रूस की मध्यस्थता के लिए विकल्प खुला हुआ है, ये ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है, रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने कहा कि रूस अगर मीडिएट करे यानी मध्यस्थता करे तो हम स्वागत करेंगे। ईरानी राजदूत ने यह भी कहा कि रूसी सरकार की नीयत अच्छी है, रूस का मध्यस्थ बनना हमारे लिए अच्छी बात है। ईरान के हितों का ध्यान रखने के लिए रूस पूरी कोशिश करेगा, यानी ईरान को पूरा भरोसा है रूस पर। अमेरिका के रवैये के चलते अब तक मध्यस्थता तय नहीं की जा सकी है। बातचीत के लिए पहले एजेंडा तय किया जाना चाहिए। स्थायी शांति तभी होगी जब हमले न किए जाने की गारंटी मिलेगी, ये ईरान का कहना। हम युद्ध, बातचीत, युद्ध विराम और फिर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो करते हैं, युद्ध, बातचीत, डील, युद्ध विराम और फिर से हमला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम ये नहीं मानने वाले, इसलिए रूस मध्यस्थता करे तो बात आगे बढ़ेगी। ईरान शांति की बात के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि बातचीत की मध्यस्थता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करें। आपको याद दिला देती हूं, सबसे पहले युद्ध होने पर अमेरिका पंचायत करता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 15 अगस्त 2025 की है। ट्रंप ने पुतिन को अलास्का इनवाइट किया था, याद है आपको। दोनों ने करीब 3 घंटे तक बात की थी। तब ट्रंप ने पुतिन से कहा था कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच हम मध्यस्थता कराएंगे, यानी अमेरिका कराएगा, हम युद्ध रुकवाएंगे। लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। अब रूस ने तो ट्रंप यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का मौका नहीं दिया, लेकिन अब युद्ध रोकने की बातचीत के लिए ट्रंप को ईरान के साथ पुतिन के सामने बैठना पड़ सकता है। अब सोचिए समय कैसे बदलता है। यह ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा शिफ्ट हो सकता है, जिसमें पुतिन का पलड़ा ट्रंप से भारी नजर आ रहा है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, यह तस्वीर आपने देखी, लेकिन बदलते हालात ये बता रहे हैं कि रूस अब उसे अपनी पावर दिखा सकता है। रूस ये कोशिश लंबे समय से कर रहा था, कामयाब नहीं हो रहा था, लेकिन लग रहा है कि उसकी हसरत जल्द ही पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि जो नाटो रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्या वही नाटो जब पुतिन की शरण में चला जाएगा? क्योंकि ट्रंप तो नाटो से हाथ खींच रहे हैं और नाटो बिखराव की कगार पर है, तो क्या पुतिन की शरण में होगा पूरा का पूरा यूरोप? अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अलायंस से निकलने की सोच रहा है। उन्होंने कई बार नाटो को कागजी शेर कह दिया, पेपर लाए। ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो की मदद न मिलने से नाराज है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुलवाने में नाटो के देश मदद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को कायर कह दिया। नाटो के देशों को ट्रंप कागजी शेर का भी नाम दे चुके हैं। अमेरिका कह रहा है कि नाटो के देशों ने उसे अपने बेस नहीं दिए, यानी युद्ध में हमारी मदद नहीं की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम जिनके लिए लड़ते हैं वो हमारे लिए नहीं लड़ते हैं। ये यूरोप के देशों को संदेश था, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से देशों ने कहा कि हम मिलिट्री जहाजों को अपने ऊपर से एयर स्पेस नहीं देंगे, हम इनका बेस नहीं देंगे अपने देश में। ट्रंप ने अब अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिका नाटो की मदद नहीं करेगा। पश्चिम एशिया महायुद्ध की आग में झुलस रहा है। मिसाइलें बरस रही हैं, बम और गोले दागे जा रहे हैं, और इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लग रहा है कि जिसे वो अपना कवच समझ रहे थे, उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। मिशन ईरान पर निकले ट्रंप को उम्मीद थी कि नाटो के शेर दहाड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या? स्पेन ने अपना आसमान बंद कर दिया। जर्मनी ने कह दिया ये हमारी जंग नहीं, और इटली ने तो अमेरिकी विमानों को उतरने तक की जगह नहीं दी। दोस्तों के इस रवैये से व्हाइट हाउस हिला जरूर, लेकिन हिसाब बराबर करने का मूड बना चुके ट्रंप ने अपने ही साथियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one. Hopefully we won't. Relationships very good with the big one. Better than with NATO. ईरान से लड़ रहे अमेरिका ने अब नाटो के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर आप हमारे लिए नहीं तो हम आपके साथ क्यों? सवाल बड़ा है,
क्या ईरान की जंगी आग में नाटो का अस्तित्व जलकर खाक हो जाएगा? क्या ट्रंप नाटो की 77 साल पुरानी फाइल बंद करने वाले हैं? क्या ये मान लिया जाए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन अब इतिहास बनने जा रहा है? और अमेरिका के विदेश मंत्री सिर्फ संकेत नहीं दे रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नाटो से रास्ते अब शायद अलग ही होने वाले हैं। Then why are we in NATO? You have to ask that. हम नाटो में क्यों हैं? आपको यह सवाल पूछना ही होगा। अगर जरूरत के समय हमें सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति ही नहीं मिले तो हम वहां खरबों डॉलर क्यों भेजते हैं और अपने इतने सारे जवानों को क्यों तैनात रखते हैं? So I think there's no doubt, unfortunately. तो आपने अमेरिकी राष्ट्रपति की भी बात सुनी, उनके विदेश मंत्री की भी बात सुनी, और दोनों की बातों से यही लग रहा है कि अमेरिका 32 देशों वाले नाटो से नाता तोड़ने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो समझिए नाटो का डेथ वारंट एक तरह से रेडी है। नाटो का डिफेंस पूरी तरह अमेरिका के कंधों पर टिका हुआ है। यूरोप में अमेरिका के लगभग 1 लाख सैनिक तैनात हैं। यूरोप में अमेरिका के करीब 400 फाइटर जेट्स और दूसरे विमान तैनात हैं। अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट्स F-35 लाइटनिंग भी यूरोप में तैनात हैं। अमेरिका के अलावा नाटो के जो 31 देश हैं उनके 60% हथियार अमेरिका से आते हैं। ये भी सुन लीजिए। अब नाटो के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। उसने नाटो पर अकेले करीब 60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाकी देशों ने मिलकर सिर्फ 27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो सोच लीजिए कि नाटो का शेयर वाकई अमेरिका ही है। अमेरिका अगर अलग हो गया तो फिर नाटो को संरक्षण कौन देगा? यानी मुझे कहना चाहिए यूरोप को संरक्षण कौन देगा? अमेरिका ने अगर साथ छोड़ दिया, सिर्फ नाटो के वजूद पर खतरा नहीं, बात इससे कहीं आगे की। अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो नाटो या तो बेहद कमजोर हो जाएगा या पूरी तरह से ढह जाएगा। और ये चर्चाएं यूरोप के देशों में चल रही। 31 मेंबर देशों के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी। नाटो देशों के पास जितने एटमी हथियार हैं उनमें से 87% अमेरिका के हैं। वो हथियार निकल जाएंगे, परेशानी अमेरिका को भी होगी। यूरोप के मिलिट्री बेस तक उसकी पहुंच बंद हो जाएगी। अमेरिका को यूरोप से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो मिलना भी बंद हो सकती है। यानी इससे अमेरिका की ग्लोबल पावर कम हो जाएगी। और अगर एक ग्लोबल पावर कमजोर होगी तो उसका फायदा दूसरी पावर्स को मिलता है। वो रीजनल पावर अगर बन जाएगा, अमेरिका की सुपर पावर वाली गद्दी छिन जाएगी, तो कौन होगा सुपर पावर? जरा ये सोचिए। यूरोप के बड़े हिस्से से अमेरिकी सुरक्षा कवच हटा तो रूस और चीन का दबदबा बढ़ेगा। यूरोप के 31 देश सुरक्षा के लिए रूस या चीन की शरण में जा सकते हैं। तो ये बदलाव पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। सोचिए जरा, नाटो अगर खत्म होगा और जैसे कि अभी खाड़ी देशों को अमेरिका सुरक्षा देता है उसी तरह से यूरोप को भी देता है, और अगर ये अलग हुए तो फिर उन्हें किसी बड़ी सुपर पावर के संरक्षण में जाना होगा। अब ये देखिए, जिस दौरान ये सारी चर्चाएं हो रही, अमेरिका के साथ ही ईरान पर हमले को अमेरिका की गलती बता रहे हैं। ये देखिए, ये एक पोस्ट जो वायरल हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें चीन के राष्ट्रपति की तस्वीर है, शी जिनपिंग, और दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। और इसमें जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी आप कभी अपने दुश्मन को मत रोकिए जब वो गलती कर रहा हो। तो चीन भी इसी इंतजार में है कि ये गलती पे गलती करते रहें और उसके बाद उसका फायदा हमें मिल जाए। तो यही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। अमेरिका की अगर गलती है तो उसका फायदा पुतिन को भी होगा, चीन को भी होगा और बहुत हद तक भारत को भी हो सकता है। अगर आज आपको यह भी बताऊं कि हॉर्मुज खुलने वाला है तो शायद ये खबर सुनकर आप खुश होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल महंगा हो रहा है। कई देशों में तेल का संकट खड़ा हो गया, कई देशों में महंगाई बढ़ गई, वो अब खुलने वाला है, उसकी उम्मीद दिखने लगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, जरा ये भी आपको बताती हूं। ये जो तस्वीर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की देख रहे हैं, ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर हमने बनाई है और वहां से कुछ इसी तरह से जहाज जाते रहे, लेकिन अभी ये बंद है क्योंकि ईरान ने वहां पर एक तरह से एक लॉक लगा दिया, एक टोल टैक्स लगा दिया और ईरान की मर्जी के बिना वहां से कोई नहीं जा सकता है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज के मुद्दे पर 35 देशों की आज बैठक बुलाई। 35 देशों हॉर्मुज खोलने के लिए कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा करने के लिए बैठक थी।
अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साझेदार इसमें शामिल हुए हैं। अब देखिए, अगर नाटो टूटने के कगार पर है तो बाकी देशों को भी जिम्मेदारी समझकर आना पड़ेगा आगे। तो ब्रिटेन ने यह बैठक बुलाई है कि हॉर्मुज के लिए क्या करना चाहिए, कैसे खुलवाएं, तेल महंगा हो रहा है, कैसे सब लोग मिलकर इसका एक सोल्यूशन, एक समाधान निकाल सकते हैं। अब इसमें साझेदार शामिल हुए। ये वर्चुअल बैठक थी और बैठक में भारत का भी नाम शामिल था, यानी भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय हॉर्मुज पर बैठक में ब्रिटेन ने भारत को न्योता दिया था, ये विदेश मंत्रालय ने कहा, और उस बैठक में हम शामिल हुए। सुनिए। The UK side has invited several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is attending the meeting this evening. It may have started or it will be starting shortly. अब दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था तो उन्होंने किसी से राय नहीं ली थी। अब जब युद्ध फंस गया है और दुनिया भर में गैस तेल के दाम बढ़ने लगे हैं तो वो इससे किनारा करते नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसके उद्देश्य तो पूरे हो गए, लेकिन दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि ट्रंप का उद्देश्य था क्या। कुछ दिनों पहले तक हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मसीहा बन रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं उनका हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा, अगर तेल की कमी हो रही है तो शॉर्टेज में आए देश, सुनिए जरा इसे, शॉर्टेज में आए देश अमेरिका से डील कर सकते हैं, वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। अब सोचिए, उनका ये बयान किसी बिजनेस प्लान जैसा लग रहा है, जिसमें उन्होंने जंग वाली आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया है कि आइए अमेरिका से तेल खरीद लीजिए, हॉर्मुज बंद है तो बंद है, हम क्या कर सकते हैं, आप हमसे तेल खरीद। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। वो तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि यही उनके पुनर्निर्माण का एकमात्र सहारा है। पुनर्निर्माण के दौरान तेल निकालना फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। सच कहूं तो कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थिति काफी अच्छी रही है। हमने वास्तव में मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इस भयानक खतरे से निपटने के लिए हमें ईरान की छोटी सी यात्रा करनी पड़ी। अब हॉर्मुज को लेकर एक गुड न्यूज भी आई है। ईरान ने हॉर्मुज के उपयोग पर समझौते का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा कि ईरान हॉर्मुज को इस्तेमाल करने पर यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। इसीलिए आज मैंने कहा कि क्या तेल सस्ता होने वाला है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण, जबकि ट्रंप हॉर्मुज के बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम एक समझौते की घोषणा कर सकते हैं। हम उन यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों को आमंत्रित करेंगे जो इसका उपयोग करना चाहते हैं और वो हमारे साथ एक समझौता करें और हम यहां से जहाजों को निकलने देंगे। तो ईरान भी अब हॉर्मुज खोलने के पक्ष में है, क्योंकि वहां से अगर जहाज जाएंगे, निकलेंगे, तो इससे फायदा ईरान को भी होगा, क्योंकि ईरान न सिर्फ यहां से एक टैक्स वसूल रहा है, बल्कि उसके अपने तेल के टैंकर दूसरे देशों में यहीं से होकर जाते हैं। तो ये तो हॉर्मुज की बात हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध क्षेत्र में लगातार हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। इसी कड़ी में लेबनान की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रही, कैसे युद्ध की वजह से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जरा ये देखिए, ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये मिसाइलों की वजह से क्षतिग्रस्त लेबनान है और यहां से हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाते हैं। साउथ लेबनान में तबाही का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है। फ्यूल स्टेशन ट्रैफिक चलने का जैसे वो लाइफ लाइन है, लेकिन जब उसी को उड़ाया जाए तो लाइफ लाइन ही खत्म होती है। तो ये देख लीजिए इस फ्यूल स्टेशन की क्या हालत कर दी गई है। इस पे पिछले हफ्ते एक मिसाइल दागे गए। ये देख लीजिए, ये स्टोरेज टैंक है इस फ्यूल स्टेशन की। ये देखिए क्या हालत है इस फ्यूल स्टेशन की। ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं होते हैं कि आप हिजबुल्लाह से लड़े, यहाँ जो कुछ भी उनको लगे कि कोई चीज़, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये है फ्यूल स्टेशन की हालत। ये तबाही का मंजर हर जगह दिखाई
देखने को मिलता है हर जगह। और हमें बताया गया कि जब इस पे हमला किया गया तो 1 घंटा पहले यहाँ के लोगों को वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से निकल जाओ, और उसके बाद ये बॉम्बिंग शुरू हुई। और इस जगह लोगों को सिर्फ कुछ घंटे बाहर जा सकते हैं, उसके बाद बॉम्बिंग कभी भी हो सकती है। एक तरफ हिजबुल्लाह यहाँ है, वो कह रही कि इनको हम कब्ज़ा नहीं करने देते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ किया है कि वो साउथ ऑफ लितानी रिवर को कब्ज़ा करेंगे, उसको एक बफर जोन बनाएंगे, सिक्योरिटी बफर जोन, ताकि उन पे हमले न हों। लेकिन ये सिर्फ हिजबुल्लाह पे हमले नहीं हैं, जो कुछ भी यहाँ ज़िंदगी के जो आसार हैं, डेवलपमेंट के हैं, प्रोग्रेस के हैं, चाहे सड़क हो उस पर हमला है, फ्यूल स्टेशन जो आप देख रहे हैं इस पे हमला है। तो कुल मिला के एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है लेबनान में जंग की वजह से, और जहां आम लोग इसका बुरी तरीके से खमियाजा उठा रहे हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोग पहले ही अपने घरों से बेघर हो गए हैं, 1200 मारे गए हैं, जिनमें 100 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ये देख लीजिए, यहाँ सिर्फ ये मिलिट्री टारगेट नहीं है, फ्यूल स्टेशन भी टारगेट है, सड़कें भी टारगेट है, और जिससे ज़िंदगी जो चलती है उस सब चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने लेबनान से देखी है। मैं आपको एक तस्वीर तेल अवीव की भी दिखाती हूँ। वहां पर भी डर है युद्ध का, क्योंकि वहां ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है इजराइल में ये डर नहीं है, क्योंकि इजराइल में वहां जहां युद्ध है वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग्स में कैसे टेंट सिटी बनाई है। ये देखिए जरा, टेंट सिटी बना दी गई है, जिससे कि लोग वहां बचने के लिए इन टेंट्स में शरण ले सके। ये इजराइल की तस्वीर है, ये ईरान नहीं है। तो आप सोचिए, इजराइल के लोगों पर भी इस युद्ध का असर उसी तरह से हो रहा है। वहां पर भी टेंट सिटी बनाई गई है, ये अंडरग्राउंड पार्किंग, और यहां पर इस तरह के टेंट्स बनाए गए, और इन टेंट्स के साथ लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वो यहां आकर जब मिसाइल हमले हों तो इधर अपने लिए आ सके। अब मैं एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगी। तो इजराइल की यह तस्वीर है जहां पर अंडरग्राउंड टेंट सिटीज बनी हुई हैं। और आपको यह भी बताऊं कि ईरान ने जिस तरह से हमले किए हैं इजराइल में कल बीती रात जब हमला किया गया तो वहां पर राजधानी की मुख्य पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से उधर हड़कंप मच गया। लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, और ये अंडरग्राउंड टेंट सिटी भी वहां पर बनाई गई। तो आज के लिए इतना ही, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी माइक ऑन।